and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 16th March 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of February 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2021, and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view, especially from the segment Federalism section. सबसे पहले इस आर्टिकल का थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं. हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेशन के क्या प्रोविजंस है वो समझते हैं. देखिए, हमारे देश के अंदर 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये तो आप जानते हैं. अंडमान निकोबार को 1956 में बनाया गया, साथ ही साथ दिल्ली को, लक्षद्वीप को 1956 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया. दादरा नगर हवेली 1961 में, दमन एंड दीव 1962 में, पुडुचेरी 1962 में, चंडीगढ़ 1966 में, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों को फिर 2019 में बनाया गया बाई सीजिंग द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज ए स्टेट. ये तो आप जानते हैं. फिर ये जो दो यूनियन टेरिटरी हैं, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया 2020 में, पिछले साल, फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन. तो अब टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हमारे देश के अंदर हैं. अभी इन यूनियन टेरिटरीज के अंदर किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कैसे वहाँ का गवर्नेंस मैनेज होगा, ऑल दीज पॉइंट्स आर रिटन इन पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कवर्ड अंडर 3 आर्टिकल्स. आर्टिकल 239, 240 एंड 241, इनमें सारा कुछ प्रोविज़न लिखा हुआ है कि इन यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज होगा. अगर मोटा मोटा देखा जाए तो देखिए, यूनियन टेरिटरीज नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मैनेजमेंट यूनियन गवर्नमेंट करेगी. यहाँ का जो गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट विल बी इन द हैंड्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. और यूनियन गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है? थ्रू द प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट इन सारे यूनियन टेरिटरीज़ में एक तरीके का एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते हैं. उस एडमिनिस्ट्रेटर को लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ कमिश्नर या एडमिनिस्ट्रेटर नाम से भी जाना जाता है. और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं अलग अलग यूनियन टेरिटरीज के अंदर, लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर को, और उन एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू यूनियन गवर्नमेंट इन सारे यूनियन टेरिटरीज के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करती है. तो आपको तो पता है कि प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट इन सारे यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करती है थ्रू द प्रेसिडेंट. तो ये आई होप ये पॉइंट्स तो क्लियर हैं. अब आगे देखते हैं. देखिए, यूनियन टेरिटरी वैसे तो 8 हैं, लेकिन उन 8 में से 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिनको थोड़ा स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है. दीज यूनियन टेरिटरीज हैव देयर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल्सो. नॉर्मली होता क्या है कि स्टेट्स के अंदर उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट के अंदर उनके चीफ मिनिस्टर्स होते हैं. यूनियन टेरिटरी के अंदर तो मैंने आपको बताया कि वहाँ के जो मैनेजमेंट है, गवर्नेंस है, वो तो भारत सरकार डायरेक्ट देखती है. लेकिन 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे ओवरऑल तो मैनेजमेंट भारत सरकार के हाथ में है, लेकिन वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी हैं, वहाँ पे सरकारें भी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं. और वो 3 यूनियन टेरिटरी हैं, पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर. इन तीनों के पास अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है. दे हैव देयर ओन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज वेल एज चीफ मिनिस्टर. जबकि बाकी जो 5 यूनियन टेरिटरीज है, दे डू नॉट हैव सच पॉपुलर इंस्टीट्यूशन. मतलब उनके पास इस तरीके के लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रोविजन नहीं है. अभी जरा देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है उन सारे यूनियन टेरिटरीज के लिए जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है. उन सारे यूनियन टेरिटरीज को क्या पावर्स हैं, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली को कौन कौन से मुद्दों पे कानून बनाने का अधिकार है. देखिए, पहले तो आप ये बात तो जानते होंगे कि हमारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया. सब्जेक्ट्स मतलब जिन जिन मुद्दों पे कानून बनाया जा सकता है उनको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट जिस पे हमारा जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो कानून बनाता है, जो पार्लियामेंट कानून बनाता है, और फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव्स उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं. बहुत दफ़ा स्टेट एग्जीक्यूटिव्स की मदद से उसको इम्प्लीमेंट कराया जाता है. स्टेट लिस्ट जिसमें वो सारे मुद्दे लिखे जिस पे स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाता है, जबकि कंकरेंट लिस्ट में वो मुद्दे लिखे जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर या यूनियन लेजिस्लेचर दोनों ही कानून बना सकते हैं. ये जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का डिवीजन है, दैट इज डन इन शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये बात तो आप जानते हैं कि स्टेट लिस्ट में वो सारे मुद्दे लिखे हैं जिस पे बस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बनाएगी. लेकिन यूनियन टेरिटरीज, वो 3 यूनियन टेरिटरी दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के केस में कैसा है कि स्टेट लिस्ट के मैटर्स में भी
यूनियन लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट कानून बना सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। अदरवाइज कोई नॉर्मल स्टेट है, मान लीजिए असम है, तो असम लेजिस्लेटिव असेंबली को सोलो पावर है कि जो स्टेट लिस्ट के मैटर्स हैं उसमें वो कानून बनाए। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोविजंस हैं, जैसे कि इमरजेंसी वगैरह के टाइम में यूनियन लेजिस्लेचर कानून बना सकता है स्टेट लिस्ट पे भी, इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के होने के बावजूद भी। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपको पता है कि स्टेट लिस्ट में बस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही कानून बनाएगी। लेकिन इन 3 यूनियन टेरिटरीज के लिए ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है। ये स्टेट लिस्ट के भी मुद्दों पे यूनियन लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट कानून बना सकता है। अब इनके पावर्स देखते हैं, इन 3 जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, इन 3 यूनियन टेरिटरीज़ की इनके पावर देखते हैं। तो जो पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सारे ही स्टेट मैटर्स पे कानून बना सकती है और कंकरेंट लिस्ट पे भी कानून बना सकती है। तो जो पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास किसी दूसरे नॉर्मल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जैसा ही पावर है, बस एक अंतर है कि इसके स्टेट लिस्ट पे यूनियन लेजिस्लेचर भी कानून बना सकता है। लेकिन दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली सारे के सारे स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकता है, कंकरेंट लिस्ट पे कानून बना सकता है। लेकिन स्टेट लिस्ट के अंदर जो 3 मैटर्स हैं, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, इस पे दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली कानून नहीं बना सकती। ये 3 जो मुद्दे हैं, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, ये स्टेट लिस्ट के मुद्दे हैं, लेकिन इस पे दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली कानून नहीं बना सकती। अगर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जाए तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली भी स्टेट लिस्ट पे और कंकरेंट लिस्ट पे कानून बना सकती है। लेकिन स्टेट लिस्ट के अंदर 2 ऐसे मुद्दे हैं, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, जिस पे जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली कानून नहीं बना सकती। तो ये सब कुछ पावर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के ऑफ द यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। तो इनको आप ध्यान में रखना। दिल्ली वाला जो इशू है इसमें ध्यान रखना, क्योंकि ये न्यूज़ में है हाल फिलहाल में। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड 2 स्टेट लिस्ट में है, लेकिन इस पर दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कानून नहीं बना सकती। अभी दिल्ली स्ट्रक्चर को, दिल्ली सरकार के स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। दिल्ली के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाएगी, ऐसा सेटअप किया गया, एस्टैब्लिश किया गया बाय 69th अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 69th अमेंडमेंट करके 2 आर्टिकल इंसर्ट किए गए, 239AA, 239BB, और इसके साथ ही दिल्ली के अंदर एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई। दिल्ली के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर का प्रोविज़न बनाया गया। लेकिन अब दिक्कत कहाँ हो गई? देखिए, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन एक नॉर्मल स्टेट की तरह यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी गई और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी आ गए। तो अब एक तरफ है लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनको अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट ने, और दूसरे तरफ है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी। अभी मुद्दा ये है कि अब दिल्ली के अंदर किसका ओवर राइडिंग पावर है, ये सवाल उठ जाता है, क्योंकि दिल्ली है तो यूनियन टेरिटरी। तो दिल्ली के मैटर्स में जो मेन एग्जीक्यूटिव है, सरकार है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके रिप्रेजेंटेटिव यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ मिनिस्टर। कौन है रियल सरकार? किसके पास हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पावर है? ये सबसे बड़ी बात हो गई है। ये एक मैटर ऑफ कन्फ्लिक्ट हो गया दिल्ली के अंदर, क्योंकि नॉर्मल स्टेट्स में देखिए, जैसे हमारा स्टेट आसाम ले लीजिए, यहाँ पे जो रियल एग्जीक्यूटिव्स हैं वो तो आसाम के चीफ मिनिस्टर ही हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। गवर्नर तो बस नॉमिनल हेड है। गवर्नर एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेंगे वो गवर्नर करेंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्लेम करना होता है हमेशा कि देखिए ये तो यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी में एक्चुअली यूनियन गवर्नमेंट गवर्नेंस मैनेज करती है, और मैं यूनियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो मैं सबसे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव हूं, मैं रियल एग्जीक्यूटिव हूं। जबकि दिल्ली सरकार का कहना होता है, वहां के चीफ मिनिस्टर का कहना होता है कि देखिए भाई, हमें तो लोगों ने चुन के भेजा है। तो अब ये मैटर है डेमोक्रेटिक वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का। कॉन्स्टिट्यूशन तो इनको हेड बनाता है, जबकि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से हेड ये हो जाते हैं। तो ये एक डिबेट चलती रहती है, और ये जो कन्फ्लिक्ट होता है, ये कन्फ्लिक्ट ज़्यादा एक्यूट हो जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है जब दिल्ली के अंदर सरकार किसी और पार्टी की है और सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार किसी और पार्टी की। जैसे मौजूदा सिचुएशन को देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार है एनडीए की, जिसकी लीडिंग पार्टी है बीजेपी, जबकि दिल्ली के अंदर है सरकार आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल उसके लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली की जो सरकार है वो ठीक से काम ना करे, इसके लिए कई दफ़ा सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ऑब्स्ट्रक्ट करती है, ऐसा दिल्ली की सरकार का क्लेम करना है। दिल्ली की सरकार कह रही है कि कई सारे हम इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, जिसमें सेंट्रल सरकार अरंगा डाल देती है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देती है थ्रू दिस लेफ्टिनेंट गवर्नर।
और लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं कि मैं हूं रियल गवर्नमेंट। और ये कन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया था एक बार कि 2018 में फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर पहुंच गया। अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि भाई हम कुछ भी करने जाते हैं, मान लीजिए हॉस्पिटल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस लाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन को चेंज करना चाहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर उसमें रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं कि ये यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ पे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव मैं हूँ। अब ये मामला फिर पहुंच गया लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच का जो टसल है, ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस मामले में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डेलिब्रेशन किया, उस पे उन्होंने इवैल्यूएट किया। और वो क्वेश्चन था कि इज द दिल्ली गवर्नमेंट बाउंड टू कंसल्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बिफोर टेकिंग एनी एग्जीक्यूटिव डिसीजन। ये था मुद्दा जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंसल्टेशन किया और ड्यू डेलिब्रेशन किया कि क्या दिल्ली की सरकार जो चीफ मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनको हर बात लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछ के करनी है या फिर ये अपना एग्जीक्यूटिव डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं जैसे किसी नॉर्मल स्टेट में होता है। ये सवाल था सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला सुनाया। देखते हैं व्हाट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेड। तो 2018 की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, इसमें 5 जजेज की बेंच थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर्स कंकरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन इशूज अदर देन पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। तो हर बात दिल्ली सरकार को लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछ के नहीं करना है, ये अपना फैसला ले सकते हैं इंडिपेंडेंटली ऑटोनोमस मैनर में, एक्सेप्ट ऑन 3 मैटर्स, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। क्योंकि ये जो 3 मुद्दे हैं स्टेट लिस्ट के हैं, इसके बावजूद भी इस पे ये दिल्ली सरकार कानून नहीं बना सकती, ये तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसी कारण से इन 3 मुद्दों पर ये इंडिपेंडेंट फैसला भी नहीं ले सकते। लेकिन बाकी सारे मुद्दों पर, जैसे हॉस्पिटल की बात है या एजुकेशन की बात है, इस पर ये अपना फैसला लेंगे। बाद में इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर को इन्फॉर्म कर देना है कि देखो सर ऐसा ऐसा हमने डिसीजन ले लिया है। मतलब the council of ministers will have to communicate to the lieutenant governor regarding the executive actions they have taken। तो पहले फैसला लिया जाएगा, बाद में कम्युनिकेट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूछ करके ही फैसले लिए जाएंगे। That means there is no need of prior concurrence। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। तो 2018 में तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ फैसला सुना दिया और उसके बाद दिल्ली सरकार अपना फ्री तरीके से काम करने लगी। कई सारे मामलों में इन्होंने काफ़ी सारा डेवलपमेंट लाया है। एजुकेशन की बात की जाए तो, हेल्थ की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे चेंजेज आए हैं। लेकिन अब भारत सरकार वापस एक कानून लेकर के आ रही है। सेंट्रल जो कैबिनेट है हमारी भारत सरकार की, उसने एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा के अंदर। और ये जो बिल है इसका नाम है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। तो यही कानून है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल और एक्ट ऑफ 1992, जिसके हिसाब से दिल्ली की सरकार काम कर रही है। अब उसी को अमेंड करके दिल्ली सरकार के प्रोविजन से बदल रहे हैं। तो इसीलिए इसका नाम है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल ऑफ 2021। इसमें इस बिल में क्या लिखा गया है वो समझिए। इट एक्सप्लिसिटली क्लियर दैट द टर्म गवर्नमेंट इन एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब दिल्ली की सरकार की अगर जब भी बात की जाएगी कि दिल्ली की सरकार, इसका मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ना कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये अपेरेंटली एक उल्टा लग रहा है, अपोजिट लग रहा है एज पर द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने तो क्या कहा था कि दिल्ली की सरकार फ्री है, ऑटोनोमस है अपने फैसले लेने के लिए। यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर दिल्ली सरकार बोला जाए तो दिल्ली सरकार मतलब होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, नॉट द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द बिल ऑल्सो एड्स दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ओपिनियन शैल बी ऑब्टेन्ड बिफोर द गवर्नमेंट टेक्स एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो हर बात, जो भी एग्जीक्यूटिव फैसले लेने हैं उसके पहले आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर से कंसल्ट करना है। अब ये जो ओपिनियन है, ये जो बिल का प्रोविजन है, दैट सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी विथ रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर इन 2018। और ये भारत सरकार ये कानून लेकर के आ रही है लोकसभा में। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया तो दिल्ली सरकार के तो समझिए कि उनके सारे विंग्स ही कट जाएंगे। वापस से दे विल एक्ट लाइक एनी म्यूनिसिपैलिटी, उनके सारे पावर्स खत्म हो जाएंगे। हर बात पे उनको वापस से लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछ करके काम करना होगा। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट। इट इज अबाउट यूएस दैट हैज इमर्ज्ड एज इंडियाज सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो सबसे पहले करंट न्यूज समझते हैं। देखिए, अब जाकर के अमेरिका इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया, क्रूड ऑयल सप्लायर आफ्टर इराक। तो
नॉर्मली कैसा रहा है अभी तक कि इराक और सऊदी अरबिया यही हमारे दो सबसे बड़े ऑयल सप्लायर रहे हैं, एक्सपोर्टर रहे हैं इंडिया के लिए। सबसे ज़्यादा तो सबसे आगे इराक रहा है हर वक्त, ऑलमोस्ट एवरी टाइम, पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंटली, और दूसरे नंबर पे सऊदी अरबिया रहा है। लेकिन अब न्यूज़ ये है कि पिछले महीने फरवरी महीने में सऊदी अरबिया को हटा करके अमेरिका इंडिया के लिए सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है। और अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा आज के टाइम में कोई ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है तो वो है अमेरिका। देखिए, ऑयल के रिजर्व्स होना एक अलग बात है और उसको डेली बेसिस पे प्रोड्यूस करना एक दूसरी बात है। तो अमेरिका इज़ नाउ द टॉप मोस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री और इंडिया के लिए ये दूसरा लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है। इंडिया के अगर टॉप 5 एक्सपोर्टर्स की बात की जाए तो अब सबसे ऊपर तो इराक है ऑफकोर्स, दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर नाइजीरिया, चौथे पे आ गया सऊदी अरबिया और पांचवें पे है यूएई। अभी जरा ब्रीफली ये भी समझ लेते हैं कि आखिर अमेरिका से हमारे इंपोर्ट बढ़ गए जबकि सऊदी अरबिया से इंपोर्ट हमारे घट गए। सो फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम सऊदी अरबिया। क्यों हमने सऊदी अरबिया से तेल खरीदना कम कर दिया है? तो कारण है सऊदी अरबिया ने ऑयल की सप्लाई ही कम कर दी है। डेली बेसिस पे उन्होंने 1 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन कम कर दिया। जब उन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया है तो ऑयल की प्राइसेज ऊपर चली गई हैं। सऊदी अरबिया का जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उनके प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर चली गई और जब वो महंगे हो गए, यही कारण है कि इंडिया अब सऊदी अरबिया से तेल खरीदना नहीं चाह रहा है। इंडिया ने अपना इंपोर्ट सऊदी अरबिया से कट डाउन कर दिया बिकॉज द प्राइस ऑफ सऊदी अरबियन क्रूड ऑयल हैज़ गॉन अप। लेकिन अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका के जो क्रूड ऑयल से उसकी प्राइस लगातार कम हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि अमेरिका के अंदर अभी भी इकोनॉमी पिकअप नहीं कर पा रही है। अमेरिका के अंदर अभी भी एक तरह का स्लो डाउन है बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो स्लो डाउन है तो डिमांड नहीं है क्रूड ऑयल का, तो ज़्यादातर जो वहाँ के क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और उनका जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है वो चाइना में वो एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि चाइना और अमेरिका का टसल चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, करेंसी वॉर चल रहा है। और यही कारण है कि जो दूसरा सबसे अट्रैक्टिव उनके लिए डेस्टिनेशन है वो है इंडिया। और इंडिया को जो अमेरिका के क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं वो सस्ते दामों पे क्रूड ऑयल बेचने को तैयार हो गए और इंडिया अब अमेरिका के क्रूड ऑयल को सस्ते दामों पर खरीद रहा है, ना कि सऊदी अरबिया के महंगे क्रूड ऑयल को। और यही कारण है कि अमेरिका से जो हमारे क्रूड ऑयल के इंपोर्ट हैं वो 46% तक जंप हुए हैं। ऑन एन एवरेज हम जितना खरीदते थे उससे 46% ज़्यादा क्रूड ऑयल हमने फरवरी महीने में अमेरिका से खरीदा और अमेरिका हमारा दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट। इट इज अबाउट वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बीइंग बिल्ट इन इंडिया, constructed in India. This topic is important from our syllabus paper 4 infrastructure point of view. तो देखिए, ये रेलवे ब्रिज जो मणिपुर के अंदर बन रहा है, ये रेलवे ब्रिज कनेक्ट करेगा जिरीबाम से इम्फाल को। देखिए है क्या कि जिरीबाम से इम्फाल इनको कनेक्ट करने के लिए 111 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। ये गेज लाइन होगी। आपको पता होगा कि रेलवे के अंदर अलग अलग लाइंस होते हैं, मीटर गेज, ब्रॉड गेज। तो ये ब्रॉड गेज लाइन होगी और ये 111 किलोमीटर लंबी ये लाइन रेलवे लाइन या रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही है जो जिरीबाम से इम्फाल को कनेक्ट करेगा इन मणिपुर। अभी कैसा है कि इस रेलवे लाइन जो 111 किलोमीटर लंबी एक रेलवे लाइन है, इसके अंदर एक इस तरह का ब्रिज बनाया जा रहा है, रेलवे ब्रिज। इस ब्रिज का नाम है नोनी ब्रिज और ये नोनी ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। दिस नोनी ब्रिज विल बी ओवर रिवर इजाई नियर नोनी विलेज और इसका जो सबसे ऊंचा पिलर है ये 141 मीटर ऊंचा है। तो इस तरीके का ये नोनी ब्रिज है और इसकी हाईएस्ट जो पिलर है वो 141 मीटर टॉल है। अगर उसके नीचे जो रिवर है, इजाई रिवर, उसके बेड से इस ब्रिज के हाइट की बात की जाए तो इसकी हाइट है 359 मीटर्स, यानी कि आईफल टावर से भी 30 मीटर ऊंचा है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन जाएगा। इट विल बी हाइयर एंड मच हाइयर देन माला रेजिका ब्रिज इन मोंटेग्रो। जो अभी के लिए मोंटेग्रो का जो ये रेलवे ब्रिज है ये अभी तक का दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज था। इससे भी ऊंचा ये रेलवे ब्रिज हमारा नोनी ब्रिज बन जाएगा इन मणिपुर एंड दिस रेलवे ब्रिज विल बी पार्ट ऑफ दिस जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट दैट विल बी कनेक्टिंग दीज टू प्लेसेस। The next article is taken from economy segment. It is about check truncation system and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view.
सो देखिए, इस आर्टिकल की मदद से पहले हम लोग समझेंगे कि हमारे देश के अंदर जो बैंक्स में चेक्स होते हैं उनकी पेमेंट कैसे होती है, उनकी क्लियरिंग कैसे होती है। क्लियरिंग मतलब हमने चेक जमा किया और उसके बदले में हमें जो पैसा मिला, तो वो कैसे वो पेमेंट का काम होता है, समझिए इस इमेज की मदद से। बाकी यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा, आप पढ़ भी सकते हो। मान लीजिए कोई पार्टी है, एक कोई इंसान है, इसने आपको सिटी बैंक का चेक दिया, तो आपको इसने सिटी बैंक का चेक दे दिया, 1 लाख रुपए का दे दिया मान लीजिए, और आपका अकाउंट है SBI के में। तो अब आप क्या करेंगे, आप जाकर के SBI में अपने बैंक में जहाँ पे आपका ब्रांच है वहाँ जाकर के चेक डाल देंगे। अब SBI वाला बेचारा क्या करेगा, इसको तो सिटी बैंक का चेक मिला है, लेकिन ये उस टाइम में आपको पेमेंट कर देगा, 1 लाख रुपए का आपको पेमेंट कर देगा, और ये SBI वाला फिर जाएगा सिटी बैंक में चेक लेकर के कि भाई हमने 1 लाख रुपए जमा दे दिए हैं, अब तुम हमारा 1 लाख दो, क्योंकि तुम्हारा चेक था और तुम्हारे चेक के बिहाफ पे हमने पेमेंट कर दिया है। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर होना चाहिए। लेकिन अब एक बात समझो, अगर स्टेट बैंक वाला हर एक चेक को लेकर के अलग अलग बैंक में जाने लगा तब तो ये पागल हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में हज़ारों हज़ारों चेक जमा होते हैं। एक ब्रांच के अंदर जो इंपॉर्टेंट ब्रांच होते हैं वहाँ पे हज़ारों हज़ारों चेक जमा होते हैं। अब हर एक चेक को लेकर के अलग अलग ब्रांच में जाना तो संभव है नहीं कि भाई ये सिटी बैंक का ब्रांच था भांगागर वाला और ये SBI का ब्रांच था दिसपुर वाला, तो दिसपुर वाला जा रहा है भांगागर, फिर वही दिसपुर वाला जा रहा है अलग अलग ब्रांच में, तो संभव है नहीं ना हज़ारों चेक को डेली बेसिस पे भेजना अलग अलग बैंक में और पैसा कलेक्ट करना। तो इसके लिए फिर क्या कॉन्सेप्ट लाया गया है, क्लियरिंग हाउस का। तो इस तरीके का क्लियरिंग हाउस होता है हर शहर के अंदर। उसमें फिर होता क्या है कि शाम के टाइम में जैसे 5-6 बजे के आसपास फिर सारे बैंक्स अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने अपने चेक्स के साथ भेज देते हैं, फिजिकल चेक के साथ। तो किसने कितना पेमेंट किया है वो सब कुछ यहाँ पे सारा का सारा चेक यहाँ जमा हो जाता है क्लियरिंग हाउस में, और उससे क्लियरिंग हाउस से फिर सारा का सारा हिसाब किताब यहीं सेटल हो जाता है। तो सिटी बैंक ने मान लो कोई चेक रिलीज़ किया था जिसका पेमेंट SBI ने कर दिया, तो फिर इस क्लियरिंग हाउस के बाद सिटी बैंक से पेमेंट SBI को चला जाएगा। कोई HDFC का चेक था जिसका पेमेंट सिटी बैंक ने कर दिया, तो फिर HDFC से पैसा सिटी बैंक को चला जाएगा। तो सब कुछ यहाँ क्लियरिंग हाउस से होता है। तो मतलब हर शहर के अंदर एक क्लियरिंग हाउस होती है। उस क्लियरिंग हाउस में जाकर के सब अपना अपना, देखिए 1 लाख रुपए का चेक आया मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट कर दिया, 1 लाख रुपए रिलीज कर दिए, और वो चेक सिटी बैंक का है वो जाकर के क्लियरिंग हाउस में डाल दिया उसने। अब क्लियरिंग हाउस में मैच कर लिया जाएगा कि अच्छा ये चेक था सिटी बैंक का, पेमेंट किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, तो क्लियरिंग हाउस से मैचिंग के बाद सिटी बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1 लाख रुपए दिला दिए जाएंगे। तो इस तरीके से क्लियरिंग हाउस से एक सेंट्रलाइज तरीके से सारा मैनेजमेंट होता है। अभी है क्या कि ये सिटी बैंक हर सिटी में नॉर्मली, ये जो क्लियरिंग हाउस बैंक है, ये क्लियरिंग हाउस है, ये हर शहर में RBI बनाने की कोशिश करता है। मतलब हर जगहों पे, हर मेन एरिया में, मेन जोन में RBI अपना एक क्लियरिंग हाउस बनाता है। लेकिन जिन जिन एरिया में मान लो RBI की ऑफिस नहीं है, RBI का क्लियरिंग हाउस नहीं है, वहाँ पे फिर किसी दूसरे सरकारी बैंक को, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी दूसरे सरकारी बैंक को क्लियरिंग हाउस का रोल प्ले करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। तो मुद्दा ये है कि लगभग हर नोडल शहर में, हर जगहों पे क्लियरिंग हाउस RBI बनाने की कोशिश करता है। जहां नहीं है वहां पे दूसरी सरकारी बैंक को क्लियरिंग हाउस का रोल दे देती है RBI। अब इस जो चेक्स होते हैं उसमें क्लियरिंग हाउस में पेमेंट कैसे होता है वो भी समझ लो। हर चेक के नीचे आप देखो इस तरीके का एक MICR कोड होता है, चेक नंबर होता है, अकाउंट ID होता है, ट्रांजैक्शन कोड होता है, उसके अलावा एक MICR कोड होता है। MICR कोड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड। तो ये चेक का MICR कोड के मदद से होता क्या है कि अभी देखो क्लियरिंग हाउस में भी ऐसा नहीं है कि एक आदमी बैठ करके देखेगा कि अच्छा ये सिटी बैंक वाला है तो इसको स्टेट बैंक को पेमेंट कीजिए, ऐसा नहीं है। क्लियरिंग हाउस के अंदर मशीन्स लगे रहते हैं, वो मशीन्स के अंदर जैसे आप चेक डालोगे तो मशीन MICR कोड रीड करके समझ जाएगा कि इसका पेमेंट किसने किया है और ड्यू किस पे है, किसको पेमेंट अब आगे दिलवाना है। तो ये MICR कोड का फ़ायदा होता है। हर एक ब्रांच का अपना अपना MICR कोड होता है। तो ब्रांच का MICR कोड है, मान लीजिए गुवाहाटी भांगागर ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपना MICR कोड है। अब वो ब्रांच MICR कोड देखते ही ये क्लियरिंग हाउस के अंदर जो मशीन है उसको पता चल जाएगा कि अच्छा इस ब्रांच ने पेमेंट कर दिया है तो इसके ब्रांच के अकाउंट में इतना पैसा आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से MICR कोड का इस्तेमाल किया जाता है। MICR कोड आयरन ऑक्साइड से लिखा जाता है ताकि मशीन से इसको ऑटोमेटिकली आसान तरीके से रीड कर लें।
अभी कैसा है, एक नया कॉन्सेप्ट है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अब ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम थोड़ा सा एडवांस्ड अप्रोच है, क्योंकि ये जो क्लियरिंग हाउस वाला अप्रोच है उसमें अभी भी जो चेक है उसको फिजिकल फॉर्मेट में पहुंचाना पड़ता है क्लियरिंग हाउस में। तो शाम के टाइम में सारे चेक, हज़ारों चेक को पहुंचाना पड़ता है क्लियरिंग हाउस में। इसमें अभी भी वक्त लगता है, इट इज स्टिल टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि फिजिकली चेक्स हैव टू मूव टू द क्लियरिंग हाउस। तो अब एक नया आइडिया है, न्यू आइडिया, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ये आरबीआई ये आइडिया लेकर के आई है। और इसमें कैसा है कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम में आपको अपने सेंटर पे ही, आपके ब्रांच में, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है, वहीं पे आपको इस चेक का एक स्कैन कॉपी निकालना है और स्कैन कॉपी निकाल करके उसकी इमेज भेज देनी है क्लियरिंग हाउस के अंदर। मतलब ये जो चेक है उसको फिजिकल फॉर्मेट में, इसको पेपर फॉर्मेट में पहुंचाना नहीं है क्लियरिंग हाउस में, बस स्कैन करके इसकी इमेज भेज दीजिए क्लियरिंग हाउस में। और MICR डाटा आप सिस्टम में इनपुट डाल दीजिए कि ये जो MICR डाटा है 9 डिजिट का, ये आप सिस्टम में डाल दीजिए और उसके साथ इमेज अटैच कर दीजिए स्कैन करके, अपने आप क्लियरिंग हाउस से पेमेंट हो जाएगा। तो ये काफ़ी मतलब फास्ट मेथड है पेमेंट का, क्योंकि इसमें कैसा 2 चीज़ें करनी है, इलेक्ट्रॉनिकली इमेज भेजना है और MICR डाटा सिस्टम में इनपुट कर देना है। अब इसमें फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन का टेंशन खत्म हो गया, तो टाइम भी बच जाता है, खर्चा भी बच जाता है। तो ये है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चेक का पेमेंट स्मूथली हो जाए, बाद में क्लियरेंस आराम से, जो पेमेंट है आराम से सेटलमेंट हो जाए, इसके लिए लाया गया है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी भी इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे बैंक के ब्रांचेज हैं जहाँ पे चेक ट्रंकेशन सिस्टम नहीं है। मतलब उनके यहाँ पे इस तरह के स्कैन करके और डेटा इनपुट करने वाले सिस्टम नहीं है, उतना डिजिटलाइज नहीं हुआ है। 18,000 से भी ज़्यादा ऐसे ब्रांचेज हैं इंडिया के अंदर अलग अलग बैंक्स के जहाँ पे चेक ट्रंकेशन सिस्टम नहीं है। तो अब आरबीआई ने एक ऑर्डर रिलीज किया है कि 30 सितंबर से पहले इन सारे ही ब्रांचेज में जहाँ पे चेक ट्रंकेशन सिस्टम नहीं है वहाँ पे इन तरह की फैसिलिटी ला दी जाए और अब हर जगह चेक ट्रंकेशन सिस्टम से ही चेक का क्लियरेंसेज होगा, पेमेंट एंड सेटलमेंट होगा। अब फिजिकल मूवमेंट क्लियरिंग हाउस में नहीं होगा आफ्टर 30 सितंबर, ऐसा आरबीआई ने ऑर्डर रिलीज किया है। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 482 to 484. Topic number 482 is about Sahitya Academy prestigious Young Writer Award of 2022. Anjan Baskota, who is a writer from Jammu-Giri area of Sonitpur district, has been selected for Sahitya Academy's prestigious Young Writer Award 2020 for his collection of essays titled Drishti that has been written in Nepali language and was published in 2016. Please attempt this question based on topic number 482. Topic number 483 is about World Press Freedom Index. It is released every year since 2002 by Reporters Sans Frontiers or Reporters Without Borders, which is an international NGO. The index ranks 180 countries and regions according to the level of freedom available to the journalist. In World Press Freedom Index 2020, India was ranked 142 out of 180 countries. Please attempt this question based on topic number 483. Topic number 484 is about Saptakand Ramayan. Saptakand Ramayan is an Assamese version of Valmiki Ramayan. It has been written by Madhav Kandali. Please attempt this question based on topic number 484. This is the answer of question number 479 to 481 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students, so you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं. वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 14th March. Absolutely correct. It is celebrated to mark birth anniversary of Albert Einstein. This is wrong. So the correct answer will be option A, 1 only. Chief Central Election Commission conducts election for Parliament while State Election Commission conducts election for State Legislative Assembly. Absolutely wrong, because State Legislative Assembly conducts election of Panchayati Raj and municipalities. And tenure of State Election Commissioner is fixed for 5 years. Again wrong. It is not fixed. It depends on the law made in a particular state. So the correct answer will be option D, none of the above. That's all from our side for today. Thanks for watching.